नीतीश कुमार गोलमोल उत्तरों के बादशाह हैं, तो आज वो कैसे कह देंगे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नीतीश जी, आपको पहले ये समझना चाहिए कि नीतीश जी का ये आरजेडी या तेजस्वी प्रेम है क्यों। पारी खत्म होने के बाद ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता देकर जाओ ताकि बिहार की जनता ये कहे कि भैया नीतीश कुमार ही इससे बेहतर थे। आप 42 विधायक के पार्टी के लीडर हैं, किस आधार पर आप प्रधानमंत्री हो जाइएगा। दल बनेगा, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, बिहार की जनता बनाएगी। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे, कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। प्रशांत किशोर ने वो महागठबंधन बनवाया था। ये शब्द जो महागठबंधन आप लोग कहते कहते थक नहीं रह रहे हैं देश भर में, इसको लिखा प्रशांत किशोर ने है, जिसमें समाज को अपना हक दिखेगा तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप। बिहार में जन स्वराज यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कब होगी, मौजूदा राजनीति को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार 2024 के लिए, कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं, बिहार के छपरा में हमारी मौजूदगी है। भरी दोपहरी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ भी है और पूरे तामझाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मैंने देखी, कतारों में 200-300 गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। लेकिन प्रशांत जी, आप गाड़ियों में नहीं चढ़ रहे हैं, पैदल यात्रा चल रही है। नहीं, पदयात्रा है तो इसको विशुद्ध पदयात्रा के तौर पर ही करेंगे। और मैंने जो पब्लिकली कहा है, जनता को बताया है कि इसको जितनी ईमानदारी और शुद्धता से किया जा सकता है वैसे करेंगे। यात्राएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन जब हमने कहा है कि हम पदयात्रा करेंगे तो इसको पैदल ही करेंगे। 2 अक्टूबर से चलना शुरू किया है। किसी भी गाड़ी पे नहीं चढ़े हैं आप? किसी गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं, पैर ही नहीं रखते हैं। और गाड़ियों पर चढ़ने ना चढ़ने से कोई राजनीतिक उसका मतलब नहीं है। ये सिर्फ इतना बताता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको शुद्धता से कीजिए। कोई ब्रेक नहीं लिया है, 2 अक्टूबर के बाद से घर नहीं गए हैं, जहां आप बैठे हैं इन कैंपों में ही रहते हैं और बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। पदयात्रा अपने आप में कोई मकसद नहीं है। मकसद है बिहार की जनता को समझना, बिहार के गांव में पहुंचना, वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू होना, उन विषयों को समझना जिससे इस राज्य में दशकों से लोग पीड़ित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन कठिनाइयों से निकलने के लिए जो रास्ता निकालना है उस पर एक जन सहमति से लोगों की सुझावों को शामिल करके एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे बिहार की स्थिति बदले और साथ में उन सारे लोगों को साथ में लेकर चला जाए जो कि इस यात्रा में, इस पूरी नई व्यवस्था में हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कोई प्रशांत किशोर अपना दल बनाकर चुनाव प्रचार करना, वोट मांगना, उसका दल तो बनाएंगे ही। आप लोगों से राय भी मांग रहे हैं, पूरे के पूरे नेताजी नजर आ रहे हैं और खुद को नेता कहलाना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी आप। नहीं, बिल्कुल मैं नेता नहीं हूं, मैं बिहार का बेटा हूं और बिल्कुल साधारण परिवार का लड़का हूं। मेरे कोई बाबूजी विधायक मंत्री तो हैं। यही बातें तो कहते हैं नेताजी लोग। कौन सा नेता कहता है मैं बड़े परिवार से आ रहा हूँ? कहे ना कहे, जिसका जो परिवार है वो दिख ही रहा है। क्यों कोई नेता है ये भी आपको मालूम है। मैं ये जो बता रहा हूं कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि दल बनेगा कि नहीं। ये तो पहले दिन जब पिछले साल मैंने इसकी घोषणा की है तभी मैंने कहा है कि जन स्वराज, इसकी परिभाषा क्या है, समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है जिसमें दल तो बनेगा लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। कोई ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना प्रशांत जी। ऐसा है ना, वो आज तक पे आप हेडलाइन ही खाली खोज रहे हो तो बात नहीं होगी। इसको पहले समझिए, दल बनेगा लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, बिहार की जनता बनाएगी। और अगर आपको लगता है सुनने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो आप छपरा में आए हैं। आप यहाँ जितने लोग आए हैं हजारों की संख्या में। अब लोग तो कहेंगे ना, इतने महंगे महंगे टेंट लगवा के रखे हुए हैं यहाँ पर, इतना बड़ा आयोजन। जब से मैं आई हूँ तब से मैं यही देख रही हूँ। इतना बड़ा जो आयोजन है, ठीक बात है, रोज हर जगह इस तरह के टेंट लग रहे हैं। ये इतना बड़ा आयोजन, फिर पूछेंगे लोग पैसा कहाँ से आ रहा है। रोज तो बता रहे हैं, मीडिया वालों को बता रहे हैं कि पिछले 10 साल, हम उनमें से नहीं है जो ये नहीं बताएंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पिछले 10 साल में देश की जनता जानती है जो मैंने काम किया है। राजनीति में कई लोगों की मदद करी है, कई सरकारों के बनने में कंधा लगाया है। तो मदद उन लोगों से मांग रहे हैं कि हम बिहार में, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, एक नया प्रयोग कर रहे हैं जिसमें समाज को जगाना है, समाज को साथ लाकर एक व्यवस्था बनानी है। तो उसके लिए मदद कीजिए और मदद वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये संयोग है या प्रयोग, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक जो परिवेश इस वक्त चल रहा है देश के भीतर, उस पर बातचीत कर लेते हैं। अयोग्यता हो गई है राहुल गांधी की। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई। नियम के तहत हुआ है। देखिए, नियम अपनी जगह पे है। उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर और सम्मानीय नेता माननीय
वाजपेयी जी ने एक जो शब्द, एक वाक्य कहा है कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। न्यायालय ने अपनी समझ से जो निर्णय देना था दिया। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे, कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। अगर उसके बाद भी अगर ऊपर की कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया होता तो किसी को अयोग्य। वो अपने राजनीतिक विरोधी के प्रति क्यों इतना प्यार दिखाएंगे कि ऊपरी कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसका इंतजार कर लिया जाए। प्रेम दिखाने की नहीं है बात, लोकतंत्र के प्रति सम्मान की है बात, इस बड़े मन करने की है। जब आप सत्ता में बैठे हैं, कोई देखिए जो सत्ता में बैठा वो परमानेंट तो कोई है नहीं। कभी यही गांधी परिवार भी सत्ता में रहा होगा, कोई जानता नहीं है कि आगे भविष्य में कौन सत्ता में रहेगा। तो लोकतंत्र की, समाज की जो एक मर्यादा है, उसके तहत जो लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपको दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। कांग्रेस वालों से आपकी बड़ी नजदीकियां हैं, लोग बताते हैं। किससे नहीं है? क्या सलाह दे रहे हैं? अभी क्या सलाह दे रहे हैं उन लोगों को? कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं तो गांव में बैठा हुआ हूं। ना मेरे पास कोई साधन है कि मैं किसी को सलाह दूंगा, ना कोई सलाह मेरे से मांग रहा है। मेरी क्या औकात है कि मेरे से कोई सलाह मांगेगा? फोन तो आया होगा सलाह के लिए, इतनी लंबी लंबी मीटिंग दिल्ली में आपने की थी। नहीं, दिल्ली में मीटिंग की थी तो कोई फोन पर्दे के पीछे नहीं की थी। दिल्ली में बैठकर उनके सामने जो हम यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं। यही चीज मैंने उनको सलाह दिया था कि आप कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो समाज के स्तर पर प्रयास शुरू कीजिए। मीडिया में आप लोगों ने ये चलाया कि प्रशांत किशोर 24 का कोई ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। मैंने उस समय भी बार बार कहा था कि वो कोई ब्लूप्रिंट किसी चुनाव का नहीं था, वो कांग्रेस को जमीनी स्तर से खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था, जिसको करने में 5 साल 10 साल लगता। कांग्रेस ये चाहती थी कि मैं उस काम को करूं, लेकिन उनके कहे के अनुसार करूं या जो व्यवस्था वो उसको करने के लिए बना रहे थे, उससे मेरी सहमति। आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी 10 साल उसको लग जाएंगे मोदी सरकार के सामने खड़ा होने में। यानी 24 नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल आसान है। देखिए, ये न्यूज चैनल वाले तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कांग्रेस की स्थिति जमीन पर कमजोर है, इसके लिए किसी प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। 1989 के बाद, 84 के बाद से कांग्रेस देश में जीत कर नहीं आई है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जो जनाधार है, जमीन पर जो जनता से उनका कनेक्ट है, वो कम हुआ है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मानेंगे, इसके लिए कोई प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार अभी है वो चुनाव हार नहीं सकती है। कैसे हारेगी? नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है देश के भीतर, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, सिर्फ उटव्वल है विपक्षी दलों में, कैसे हराएंगे बीजेपी को? बता रहा हूँ, 1984 के बाद कांग्रेस देश में जीती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2004 में इसी कांग्रेस, इसी बिखरे हुए विपक्ष ने वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व वाले भाजपा को हरा दिया। तो इन चीजों को लोकतंत्र में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है। लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 करोड़ लोगों तक, हाँ वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं। आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है, जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो विचारधारा के आधार पर भी हिंदुत्व, इन चारों विचारधाराओं को अगर सम्मिलित कर दें तो उससे बड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद पर उनकी एक परिभाषा है, उनका एक प्रयास है। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहां तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो हैं। नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता, नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज की डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछती है बार बार। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। इंदिरा जी को जनता ने चुनाव हरा दिया, ऐसा नहीं है। और